जो हमारे पूर्व में जो लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान साहब थे, उनका भी इलाज किया है। मेरी मम्मी परेशान हो गई, गांव के लोग लठ ले लेके आ गए। आईएएस जो ऑफिसर्स रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं, इन लोगों का मैंने इलाज किया है। मेरे ख्याल से 90,000 या 1 लाख के आसपास में पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिनको मैं आपसे मिलवाने वाला हूं, बुरहानपुर मेडिकल फील्ड में वो एक बहुत ही जाना माना नाम है। वो पिछले 15 वर्षों से बुरहानपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 1 लाख पेशेंट को वो ठीक कर चुके हैं। बुरहानपुर के जाने माने लोगों को उन्होंने ठीक किया है। बहुत दूर दूर से पेशेंट उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो उनसे हम जानेंगे फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी कब और क्यों करवाना ज़रूरी होता है, क्या फिजियोथेरेपी करवाने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनके मेहनत और संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी। तो ब्रजेश श्रीवास्तव जी का विशाल ठाकुर टॉक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, विशाल ठाकुर टॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएंगे आप? जी बिल्कुल सर, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। मेरी मम्मी हैं, बहनें हैं, 4 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। जी सर, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ बड़े हुए? जी, मेरा जन्म में जो मेरा नेटिव प्लेस है वो यूपी में ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है जी। और मेरा जो क्वालिफ़िकेशन हुआ है 12th तक इटावा में हुआ है और इटावा के बाद ये 12th करने के बाद मैंने 2 साल लखनऊ में तैयारी की थी ये मेडिकल फील्ड के लिए जी। तो सर, जो आपकी स्कूलिंग हुई इटावा में आपने बताया, तो कौन सी मीडियम में हुई थी, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम में हुआ सर मेरा। अच्छा, हिंदी मीडियम में आपका एजुकेशन हुआ था स्कूलिंग तक? जी जी जी। अच्छा सर, आपका बचपन में क्या सपना था? बचपन में मेरा सपना था सर, जब मैं जैसे छोटा था 12-13 साल का था, तो वास्तव में मेरा डॉक्टरी का ही सपना था कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूं। अच्छा जी। तो सर, जैसा एक सवाल मेरे मन में था कि आप बचपन में कैसे थे, शरारती थे या पढ़ाकू थे? पढ़ाकू था, थोड़ा सो था पढ़ाकू में, लेकिन थोड़ा शरारती ज़्यादा था। अच्छा जी जी। तो ऐसा कोई बचपन का इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जहां आपने कोई शरारत करी हो? भूत में हाँ, तो आप बताएं बिल्कुल। हाँ, एक था पर्सनल मैटर था कि मामा के यहाँ गए हुए थे हम एक बार। अच्छा तो मामा के यहाँ गए हुए थे तो उसमें बोलते हैं कि नदी के पास मत जाना शाम को, या तालाब के पास मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है, छल रहता है। अच्छा। ऐसे हमारे गांव में शाम को बैठ के बातचीत होती थी। तो मैंने कहा चलो एक बार माहौल बनाया जाए चुपके से। तो मैं करीब ऐसा 15-16 साल का रहा हूँगा। तो मैं मामा के यहाँ पर जो पेड़ था, नीम का पेड़ था चबूतरे पे, वहाँ जाके मैं 7:30 बजे 8 बजे बैठ गया। अच्छा। हाँ, उसी दिन की बात है जैसे भूत प्रेत की बात की थी। और हमारे घर के पास में एक तालाब था, तालाब से लगा हुआ आम का पेड़ था जिसमें 100 पेड़ लगे हुए थे बगीचे में। अच्छा। और उसमें हमारे मामा के भाई मामा बोलते थे वहाँ तुम जाके बताओ, वहाँ भूत रहता है, तुमको पकड़ के वहाँ उठा के मारेगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार देखते हैं, इनको थोड़ा सा डराते हैं, कुछ हॉरिबल बनाते हैं। तो मैं चुपके से पेड़ पे चढ़ गया। मैं 1.5 घंटे बैठा रहा अच्छा। पेड़ पे ऊपर, और मैं सब देख रहा हूँ, मेरे मामा क्या कह रहे हैं, मेरे भाई क्या कह रहे हैं। मेरी मम्मी परेशान हो गई, गाँव के लोग लठ ले लेके आ गए। रात के समय लगभग 9:30-10 बजे होंगे। अच्छा। उस समय जब मैंने देखा कि माहौल गर्म हो रहा है, कि बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं बाग में घुसने के लिए। पास में ही बाग था। अब गांव में आप समझते हैं करीब बहुत साल हो गए, करीब 25-30 साल हो गए, कितना सन्नाटा होता था उस समय। तो मैंने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, तो फिर मैं पेड़ से नीचे कूदा। अच्छा। फिर डांटा सभी ने जी। बढ़िया बढ़िया सर। जैसा आपने बताया कि 2 साल आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी जी। तो क्या रीज़न रहा, मतलब कि आपने पीएमटी की तैयारी करी थी, किस चीज़ की तैयारी करी थी? जी हाँ, मैंने पीएमटी की तैयारी की थी लखनऊ में 2 साल। हमारे बड़े भाई साहब हैं राजेश कुमार, उन्होंने मुझे भेजा था अच्छा। तैयारी के लिए, ताकि मैं क्वालिफाई
या कंपटीशन को पूरा क्लियर कर पाऊँ। अच्छा, जी मतलब आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते थे? जी एमबीबीएस के लिए मैंने तैयारी की थी वहाँ पे लखनऊ में। बिल्कुल। तो फिर मतलब क्या कारण रहा कि आप जैसा नहीं बन पाए, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए एमबीबीएस जी के लिए, जी तो जी फिर आपने फिजियोथेरेपी के कोर्स को क्यों चुना? जी एक्चुअली क्या था कि बेस मेरा जैसे मैं हिंदी मीडियम में से पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई की है मैंने, तो मेरा जो बेस था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अच्छा। उसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और लेकिन मुझे बीडीएस बीएमएस के लिए एडमिशन मिले थे, लेकिन वो प्राइवेट बेसिस पे कॉलेज। कॉलेज मिल रहे थे मुझे, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि फिजियोथेरेपी भी लगभग इक्विवेलेंट टू डॉक्टर डिग्री रहती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, तो मैंने उसके बारे में सर्च किया और फिर मैंने उसमें सोचा कि ये बैचलर डिग्री कर ली जाए। 5 साल की डिग्री है, इसको फिर मैंने किया फिजियोथेरेपी में, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जी तो आपका टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अभी? टोटल मैंने सर मास्टर किया हुआ है फिजियोथेरेपी में, मास्टर इन ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा। जी, और इसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट इन रिमेटोलॉजी इन ऑर्थोपेडिक में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। और मैंने अभी गुजरात में पिछले साल गुजरात से बड़ौदा से मैंने ये डिप्लोमा इन पोर्टल ब्लॉक में किया। जैसे किसी को सीवियर पेन होता है तो हम एक पोर्टल ब्लॉक देते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, उसमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। अच्छा, एक डिफरेंट टाइप की थेरेपी ट्रीटमेंट है, थेरेपी है ये, ओके। जो कि बुरहानपुर में कोई नहीं करता अभी। और इसके साथ में मैंने अभी 2 साल का एलोपैथी में कोर्स किया है, CMSCD। CMSCD 2 ईयर का कोर्स है। और उसके बाद डिप्लोमा इन फर्स्ट एड, AMT, इमरजेंसी मेडिकल जो टेक्नीशियन रहते हैं, ये सारे कोर्स मैंने फ़िलहाल और कंप्लीट किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। थैंक मुझे बताएंगे फिजियोथेरेपी क्या होता है? फिजियोथेरेपी सर एक मॉडर्न साइंस की एक नई ब्रांच है। इसमें खासकर अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को बिना मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन बहुत अच्छा हम रिलीफ देते हैं मरीजों को। अच्छा। खासकर फिजियोथेरेपी में जो रहता है मैकेनिकल, यानी कि पूरा मशीन्स रहती हैं, और इलेक्ट्रिकल थेरेपी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, टेंस हो गया। मैनुअल थेरेपी हो गई, मैनुअल थेरेपी यानी कि हम हाथों से मैनुअली मूवमेंट देके, जैसे पेशेंट का शोल्डर जाम हो गया है या किसी पेशेंट की कमर में नस दबी हुई है, जो टिपिकल केस रहते हैं, जिसमें इनिशियली डॉक्टर, जैसे अगर फिजियोथेरेपी नहीं होती तो मेरे ख्याल से डॉक्टर पहले जो है वो पूरा ऑपरेशन करके ही करते थे। और कई सारे पेशेंट मेरे पास जो आए हैं उसमें हमने जैसे पेशेंट ने, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। वो भोपाल में, इंदौर में और पुणे संचेती हॉस्पिटल में भी दिखा के आए हैं। और वो ट्रायल के लिए, थेरेपी के लिए आए थे मेरे पास। 3 महीने की थेरेपी डॉक्टर ने लिखा, आप करा के आइए, नहीं होगा तो ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। तो मैंने उन पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया, यानी कि वो पेशेंट को पूरा जो पैर का मूवमेंट जो है यानी कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, वो भी लॉस हो गई थी, पैर पतला हो गया था, उस पेशेंट को भी मैंने ठीक किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए आप बुरहानपुर कब और कैसे आए? जी बुरहानपुर मैंने जब अपना बैचलर डिग्री भोपाल से किया था तो मुझे पता नहीं था कि बुरहानपुर कुछ ऐसे ऐसे करके है। अच्छा। तो मेरे सीनियर थे, मैंने उनको बोला था कि मुझे कोई जॉब मिले कहीं पर, तो मैं वहाँ पे MP में ही वहीं जॉब मिले तो मैं जॉब करके वहीं पर रहना चाहूँगा मैं। अच्छा। तो हमारे एक सर थे भोपाल में, तो नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे ये डॉक्टर मुबीन अहमद सर हैं, उन्होंने उनसे बात की और डॉक्टर मुबीन सर ने फिर मुझे यहाँ पे बुलाया सईदा हॉस्पिटल में। तो सईदा हॉस्पिटल में मुबीन सर ने काफ़ी हेल्प की है मुझे, उन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और मैंने वहाँ पे सबसे स्टार्टिंग जो है बुरहानपुर में जो सईदा पैरामेडिकल कॉलेज था पहले, वहाँ पर जहाँ पे फिजियोथेरेपी का कोर्स चलता था, अच्छा, वहाँ से शुरुआत की मैंने। एज अ लेक्चरर आप वहाँ पर हाँ, पढ़ाते थे? एज लेक्चरर था मैं वहाँ पर। जी, तो कितने समय आपने वहाँ पर पढ़ाया? मैंने 2 साल पढ़ाया सर वहाँ पे, 2012-13 में। 2012-13 में आपने 2 जी साल वहाँ पर पढ़ाया? जी। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपकी बुरहानपुर में जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुई? हाँ, जैसे मैं नया नया आया था तो हमारे बहादुरपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिद्दीकी। अच्छा। डॉक्टर सिद्दीकी साहब हैं, वो प्रिंसिपल थे उस समय वहाँ पर, तो वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन वो भी जैसे मैं शिफ्ट हुआ हूँ वैसे ही वो भी शिफ्ट हुए हैं। तो धीरे धीरे जब हमारे कॉलेज में जान पहचान हुई तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर मुझे यहाँ के डॉक्टर बोरले सर हैं, डॉक्टर सुबोध बोरले सर हैं, उनके यहाँ पे मुझे जॉब पे लगाया। अच्छा, जी। बहुत बढ़िया।
सर मुझे बताएंगे कि जैसा आपने बताया कि आपने सुबोध बोरले जी के यहाँ पर काम करा, तो वहाँ पर आपने कितने साल काम किया? वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया। अच्छा हाँ जी जी, 2014-15 में काम किया मैंने उनके साथ में। अच्छा। जी तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कब आपको ऐसा लगा कि आप खुद का सेंटर स्टार्ट करना चाहिए? जी जी जी, हालांकि सर ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी काम भी दिया उन्होंने। और वहाँ से करने के बाद मैंने बीम्स कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था। बीम्स कॉलेज में भी मैंने लगभग 1.5-2 साल पढ़ाया। अच्छा और मुझे थोड़ा क्लिनिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। जी जी, तो मैंने कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना क्लिनिक भी ओपन कर लिया था। तो कब और कहाँ आपने अपना पहला सेंटर शुरू किया? जी, मैंने मेरा पहला जो सेंटर था वो गांधी चौक में, गांधी चौक में लक्ष्मी रेडियो के सामने एडवांस श्रीवास्तव फिजियोथेरेपी के नाम से मैंने ओपन किया था। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। जी तो आपने बताया जी कि जब आपने आपका खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया, जी। तो उस समय आपको क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस काफ़ी आए सर। काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उस समय ज़्यादा फिजियोथेरेपी सेंटर थे नहीं। मैं बुरहानपुर का तीसरा फिजियोथेरेपिस्ट था। डॉक्टर प्रवीण डोंगरे, डॉक्टर मुबीन सर और मुझे उन्होंने इसमें बुलाया था। अच्छा, और दूसरी बात ये थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी सर उस समय। लोग नई थेरेपी हाँ, तो जानते नहीं थे उसके जानते नहीं बारे थे। में। जब तक डॉक्टर नहीं भेजता है लिख के फोर्सफुली कि आप जाइए थेरेपी कराइए, तब तक पेशेंट नहीं आते थे, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो बहुत अवेयरनेस लानी पड़ी मुझे, बहुत कैंपिंग करनी पड़ी। बीम्स कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ के बच्चों ने काफ़ी साथ दिया मेरे। अच्छा कम से कम 20-25, अभी भी मेरे पास कटिंग रखी हुई है, 20-25 कैंप लगाए हमने, घर घर वो सॉरी गांव-गांव जाके हमने कैंप लगाए। अच्छा, लोगों जी, को अवेयर किया। अवेयरनेस करने के लिए कि ये फिजियोथेरेपी है, ये कराओ। डॉक्टर ने भी काफ़ी हेल्प किया। बाकी अवेयरनेस लाने के लिए हमने काफ़ी कैंपिंग वगैरह की। जी जैसा आपने बताया कि उस समय 3 सेंटर, आपका तीसरा सेंटर था जी बुरहानपुर में, जी 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 तो उस समय जो पेशेंट थे वो नॉर्मली रूटीन में पेशेंट आते थे या टाइम लगता था पेशेंट को? जैसा कि अब दिन भर में तो आपके पास में आज के समय बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, जी। उस समय किस तरह से पेशेंट आते थे? उस समय जो डॉक्टरों ने उनको रेफ़र किया हुआ था वो तो लगभग रेगुलर ही थे। और बाकी जो अवेयरनेस जो हमने फैलाई थी, उससे जो पेशेंट आ रहे थे वो भी मतलब रुक रुक के आ रहे थे, मतलब रेगुलर नहीं थे, इरेगुलर पेशेंट थे। अच्छा, लेकिन जब धीरे धीरे उनको रिलीफ लगा तो धीरे धीरे उनको समझ में आया क्या है क्या नहीं। मतलब फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस उनको समझ में आया समझ जब में रिजल्ट दिखने लगे होंगे। देखने लगे, रिजल्ट देखने लगे, उनको समझ में भी आने लगा। जैसा आपने बताया कि धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई और जी पेशेंट रेगुलर आना शुरू हुए, जी। तो मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर किस तरह से लोग आपके पास में बगैर रेफरेंस के, बगैर डॉक्टर के रेफर किए आने लगे? जी उसमें उसका रीज़न ये था कि कई सारे पेशेंट अपने आप से आने लगे, क्योंकि हमने जब एक पेशेंट को ठीक किया, एक पेशेंट को आराम मिला, तो फिर वो उन्होंने पेशेंट को रेफ़र किया। अच्छा, ऐसी लिंक बनती चली गई, बहुत पब्लिसिटी होने लगी माउथ फिर उसमें। पब्लिसिटी से लिंक बनती चली गई। उस समय इतने मोबाइल भी नहीं थे, इतना एडवर्टाइजमेंट का ज़माना भी नहीं था उस समय। बिल्कुल। तो एक पेशेंट ठीक किया, फिर उन्होंने दूसरा भेजा, दूसरे ने तीसरा भेजा, इस तरह से धीरे 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 पेशेंट आने लगे। विदाउट रेफरल भी आने लगे। तो जब आपने शुरू किया था तो कितने इक्विपमेंट से शुरुआत करी थी आपने? लगभग मैंने 6 इक्विपमेंट से शुरुआत करी थी। लगभग 5-6 इक्विपमेंट रहे होंगे हमारे पास, जो बेसिक थे। किस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं? जैसे ट्रैक्शन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, टेंस हो गया, मसल इंस्ट्रूमेंटर हो गया, एस शॉर्ट वेव डायथर्मी है, ये इक्विपमेंट्स जो मेन रहते थे। जी। बहुत बढ़िया। सर मुझे बताएंगे आपको अभी इस फील्ड में कितना टाइम हो गया का काम करते हुए? मुझे इस फील्ड में लगभग 15 साल हो चुके हैं सर। 15 साल हो गए जी, आपको काम? 15 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा टाइम आपको काम करते हो चुका है। जी जी जी। तो सर मुझे बताएंगे अभी तक आप कितने पेशेंट को ठीक कर चुके होंगे? लगभग सर मेरे ख्याल से 90,000 या 1 लाख के आसपास में पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ, बुरहानपुर में और सराउंडिंग में। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा फिगर है सर आपका। जी जी। बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर। मेरे ख्याल से बुरहानपुर में और किसी डॉक्टर ने इतने पेशेंट को शायद नहीं कुछ कह किया नहीं होगा सकता, अभी तक। पता नहीं। लेकिन मेरे जो पेशेंट अभी जो 2 मैंने क्लिनिक ओपन किया था, जो बोरले के सर से जो पेशेंट शुरू किए थे, वो अभी तक पेशेंट मेरे जुड़े हुए हैं। मतलब उनको अभी भी अच्छा पेशेंट भेजते ही रहते हैं। मतलब आपके जो पुराने पुराने क्लाइंट क्लाइंट हैं वो भी वो अभी आज भी आपको रेफर करते कर हैं रहे और हैं? आते भी हैं। बहुत बढ़िया सर। जी जी। तो सर मुझे बताएंगे फिजियोथेरेपी में कितने तरह के ट्रीटमेंट होते हैं?
सर फिजियोथेरेपी में आजकल कई तरह के बोलूँ मैं, जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद लोग जैसे ऑर्थो में जाते हैं, न्यूरो में जाते हैं पीजी के लिए, कार्डियो में जाते हैं, चेस्ट में जाते हैं, और ये लंग्स वगैरह हो गया, ऐसे विसरल ऑर्गन वगैरह हो गया, इसमें जाते हैं। वैसे ही फिजियोथेरेपी में ब्रांचेस रहती हैं। अच्छा। हाँ, फिजियोथेरेपी में जैसे गायनी हो गया, गायनी के केस में जाते हैं। अभी जैसे बुरहानपुर जैसे शहर है, जैसे जानता ही नहीं है कि गायनी फिजियोथेरेपी में भी गायनी का कुछ रोल है कि नहीं है, अच्छा। वो समझते ही नहीं है। फिजियोथेरेपी में तो मतलब फिजियोथेरेपी अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि इसको सीजर होगा, सर्जरी मतलब ऑपरेशन सर्जरी से होगा, अगर वो अच्छे फिजियो से मिल ले तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। क्या बात है? 99% नॉर्मल हो सकती है बहुत बढ़िया। जी। ऐसे ही ऑर्थो में, हाँ जी, मतलब इसके बारे में तो लोगों को भी जानकारी नहीं होगी जानकारी नहीं है सर लोगों को अभी बुरहानपुर कि फिजियोथेरेपी भी जो है एक सिजेरियन डिलीवरी को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी, मुझे भी नहीं मालूम था इसके बारे में। जी जी जी, डॉक्टर भी हालांकि रेफर नहीं करते हैं और पेशेंट भी अवेयर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस लाते लाते अभी ऑर्थो न्यूरो केस में लोगों को अवेयरनेस आई है, लेकिन जैसे अदर ब्रांचेस है, कार्डियो वगैरह हो गया, कार्डियो में इन द सेंस बोलूँ, जैसे कोई कार्डियो की सर्जरी करा के आता है तो फिजियोथेरेपी नहीं कराता है, 2-3 महीने बाद उसका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अच्छा, शोल्डर जाम हो जाता है उसका। हाँ, जैसे पेस मेकर कोई लगवा के आया तो उसे मालूम ही नहीं है, या सर्जन एडवाइस ही नहीं करता है। सर्जन मैंने देखा है बुरहानपुर में या बाहर एडवाइस तभी करता है जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। अच्छा। जैसे मैं ऑपरेशन करा के आया नी रिप्लेसमेंट का, डॉक्टर ने बोला घर पे ये एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। जब वो फॉलोअप के लिए जाता है 1 महीने बाद, जब उसको देखता है कि यार ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, चलो इसको फिजियो के पास भेज देते हैं, तो फिर वो फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं। तब तक काफ़ी हद तक पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा। हालांकि ठीक कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर उसमें पेशेंट का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, पेन ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ें आती हैं सामने देखने को। बिल्कुल। मुझे बताएं कि फिजियोथेरेपी करवाने से क्या पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है? नहीं सर, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अच्छा। अगर यंग एज में तकलीफ है उसको नी जॉइंट की या बैक पेन की, तो उसमें ग्रेड्स वगैरह रहती हैं। तो उसमें 90% जैसे डिस्क बल्ज हो गया या फिर नी जॉइंट की तकलीफ आ गई, तो उसमें यंग एज में अगर मैं बात करूं 35 साल 40 साल तो रिकवरी मिल जाती है 99%। अच्छा। लेकिन एक मैं बात करूं जैसे मोर देन 60 ईयर ओल्ड कोई फीमेल है या मेल है, तो ऐसे केस में जैसे आर्थराइटिस का केस है या डिस्क बल्ज का केस है, तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उसमें 70-80% तक पेशेंट को फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिल जाता है। अच्छा। बाकी का जो 10% 15% जो दर्द है बना हुआ रहता है, अगर पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं जो हम सिखाते हैं उनको, तो फिर वो दर्द भी सबसाइड रहता है। हाँ, अगर वो एक्सरसाइज बंद कर देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फिर वापस से उनका पेन एग्रीवेट हो जाएगा पुराने जैसा। अच्छा। मतलब है कि एक एज के बाद में 60 प्लस में अगर कोई जी फिजियोथेरेपी करवाता है, हाँ, और डेली एक्सरसाइज बनाए रखता है, करते रहता है, तो उसको पेन से रिलीफ मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो जैसे जैसे हमारे पेशेंट उम्र बढ़ती है 50-60 साल के बाद में, तो मसल की जो पावर है, मसल स्ट्रेंथ है, वो कम होती जाती है। सही। तो बस वो मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करिए आप, तो और पेन फ्री रहेंगे। बिल्कुल। तो सर मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि फिजियोथेरेपी कब और क्यों कराना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। देखिए, जैसे हमको फीवर आता है या फिर छींक वगैरह आती है, खांसी आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एक अलार्मिक साइन लगा के रखा है जिसको हम पेन बोलते हैं, दर्द बोलते हैं। अच्छा। यानी जैसे ही आपकी बॉडी में मस्कुलो स्केलेटल अगर पेन महसूस होता है, जैसे आप ज़्यादा चलते रहते हैं, किचन में ज़्यादा खड़े हुए हैं, आपकी एड़ी में दर्द होने लगा है, दर्द हो रहा है, या नी जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी आप फिजियोथेरेपी से कंसर्न कर सकते हैं। अच्छा। अगर उस चीज़ को आप डिले कर देते हैं, आप नहीं दिखाते हैं, आप घर में ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं, तो वो चीज़ आगे धीरे धीरे बढ़ के तकलीफ हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाता है, इस पर डेवलप हो जाता है। तो अच्छा। इसलिए वो करानी चाहिए। अच्छा। जी। और जैसा कि इसमें आपने बताया, उसके अकॉर्डिंग जैसा कोई ऑपरेट होता है, जी, किसी का रिप्लेसमेंट होता है, नी रिप्लेसमेंट हो या हिप रिप्लेसमेंट हो, तो इसमें प्री और पोस्ट जी थेरेपी कराना रहती है क्या? हाँ, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी भी होती है।
तो हमारे जैसे बुरहानपुर में कई डॉक्टर हैं, एडवाइस करते हैं कि जैसे भाई अब किसी का नी रिप्लेसमेंट हो रहा है या फिर खासकर जो लो बैक पेन की तकलीफ हो रही है, सर डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, तो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी बड़े बड़े शहरों में एडवाइस की जाती है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे नी रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं, आपकी ऑलरेडी जो तकलीफ आई है दैट इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स, मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से वो तकलीफ आई है। तो प्री ऑपरेटिव में क्या रहता है कि डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करा लें, 1 महीने या 3 वीक्स की थेरेपी करा लें। उससे क्या है कि आपकी मसल स्ट्रांग हो जाती है, और जब फिर वो आपका नी जॉइंट घुटने सर्जरी के लिए जाता है, तो उसके बाद जो रिहैब होता है, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होती है, उसमें रिकवरी बहुत अच्छी आती है। अच्छा। पेशेंट को बहुत कम पेन होता है, और उसका जो एम्बुलेशन है, चलना फिरना बहुत ईजिली और जल्दी हो जाता है। अच्छा, जी मतलब फिजियोथेरेपी करवाने से उसको रिजल्ट जल्दी मिलता है जी। और एकदम से पेन से मुक्ति मिल जाती पेन है से उसको। मुक्ति मिल जाती है। उसकी रिकवरी जो रिहेबिलिटेशन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जो प्री भी कराते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों। बहुत बढ़िया सर। मुझे बताएंगे किस प्रॉब्लम के लिए जी कौन सी थेरेपी दी जाती है? जी बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, बहुत सारी डिजीज़ रहती हैं, तो कंडीशन वाइज हम थेरेपी देते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट का हाथ ऊपर नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है, साइड में नहीं जाता है, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम उसको मोबिलाइजेशन हीटिंग वगैरह देते हैं। हीटिंग शॉर्ट वेव डायथर्मी रहती है, उससे हम हीटिंग देते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं। उसकी हीटिंग की वजह से मसल्स थोड़ी जॉइंट और मसल्स टेंडन लिगामेंट जो रहते हैं थोड़े से रिलैक्स होते हैं। तो उसके बाद में हम मैनुअली उसको एक मैनुअल टेक्निक्स रहती हैं, मोबिलाइजेशन देते हैं जॉइंट को बिल्कुल। फ्री करने के लिए, उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। जो मसल्स टाइट हो जाती हैं, आगे पीछे की जो मसल्स रहती हैं, डेल्टोइड मसल्स हो गई, सुप्रास्पाइनेटस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसको रिलीज़ करते हैं और उसके बाद मोबिलाइजेशन देते हैं। और उसके बाद हम पेन को कम करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर जो है वो एक्सरसाइज से ही ठीक होता है, लेकिन उसको पेन वगैरह उसमें बढ़ता है ज़्यादा पेशेंट का। अच्छा। उसके लिए हम जो पेन रिलीविंग मॉडलिटीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड है, टेंस मशीन है या IFT मशीन है, ये हम देते हैं। बहुत बढ़िया। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट आप देते हैं जी, थेरेपी का, ये कितने ड्यूरेशन का रहता है? ये लगभग सर 45 मिनट्स का रहता है। 45 मिनट सफिशिएंट रहते हैं। और ये कितने दिन के लिए देना पड़ता है? जी वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मैंने बात की फ्रोजन शोल्डर, जैसे पेशेंट का हाथ कितना जा रहा है, अच्छा। इतना जा रहा है या फिर कितना जा रहा है या पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो सारी सीवियरिटी कितनी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। जितना क्रॉनिक तकलीफ रहेगी उतना समय ज़्यादा लगेगा। फिर भी एक अपन एक रेंज पकड़े तो जी। मिनिमम और मैक्सिमम कितने डेज लग सकते हैं उसमें? जैसे केस वाइज अगर मैं बात करूं, जैसे नी जॉइंट का पेन है, अगर 15 दिन पुराना पेन है तो लगभग उसको 7 to 8 सिटिंग लग जाती हैं। अच्छा। फ्रोजन शोल्डर का 6 मंथ पुराना केस है और वो 3rd ग्रेड में है, तो उसको लगभग 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा। किसी की नर्व रूट कंप्रेशन, नस दबी हुई है, पूरी शर्ट लाइक पेन आ रहा है, उसको नीचे ऊपर से लेके नीचे तक, कमर से लेके नीचे तक, एड़ी तक या पंजे तक आ रहा है, तो लगभग उसको 1.5 महीना लग जाता है। मैंने ठीक ही है जो केस एक्सपीरियंस है, 1 से 1.5 महीना लगभग लग जाता है। अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। अलावा जैसे कोई स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन चाहे वो बैडमिंटन का हो, फुटबॉल का हो या क्रिकेट का हो, तो ऐसे कुछ ये जो ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें टेनिस एल्बो होना, टेनिस एल्बो यानी कोहनी में दर्द होना, बिल्कुल। या अंदर साइड में कोहनी के दर्द होना, या बैक पेन होना, नी इंजरीज होना, एंकल इंजरी होना, मोच वगैरह आ जाना, स्प्रेन स्ट्रेन, ये सारी इंजरीज होती हैं, तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपी से मिल सकते हैं। उंगलियों में चीटी मुंगी आ रही है, झंझनाहट आ रही है, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ताकत नहीं लग रही है, और गर्दन से लेके गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे गर्दन से लेके अपनी जो अपर लिम्ब, गर्दन से लेके नीचे हाथ में जो नर्व सप्लाई होती है, गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसको, या कमर में दर्द रहता है, कमर में किसी को नस दब जाती है तो नीचे पैरों में अंगूठों तक या उंगलियों तक झंझनाहट आती है, तो इसमें जैसे डॉक्टर के साथ मेडिसिन तो देते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी कराएंगे तो फिर जल्दी और फास्ट रिकवरी मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि इसमें हम जो नर्व की सूजन रहती है या जो वर्टिब्राज रहते हैं उसके आसपास के जो मसल फाइबर रहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं, उसमें जो स्वेलिंग आ जाती है, वो हम जो फिजियोथेरेपी में मॉडलिटीज़ रहती हैं उससे हम सूजन को कम करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ट्रैक्शन देते हैं। अच्छा। ट्रैक्शन देते हैं, जैसे ट्रैक्शन से क्या रहता है, जो नस दबी हुई रहती है मनकों के बीच में, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, फ्री हो जाती है। वैसी ही चीज़ ऑपरेशन में की जाती है। कई पेशेंट जैसे थेरेपी नहीं लेते हैं तो फिर, या नहीं ले पाते हैं, तो फिर उनको फिर सर्जरी लगती है। सर्जरी में भी वही करते हैं, नर्व को रिलीज़ कर देते हैं।
बिल्कुल तो वो चीज़ हम फिजियोथेरेपी में कर रहे हैं, लेकिन सही समय पे आना चाहिए सही सही, पेशेंट को। बिल्कुल सही है। और पेशेंट ने जो गोल्डन टाइम निकाल दिया तो फिर सर्जरी ही लगेगी, उसके अलावा कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बनता है, बचता है। मतलब आपके हिसाब से अगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, यस, उसके पहले अगर वो चाहे तो फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके अपने पेन को रिलीफ कर सकता है। बिल्कुल सेकंड लास्ट ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अगर वो सही समय पे लेते हैं, जैसे मेरे पास साथ कई कई पेशेंट आते हैं, तो फिर मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैं देख लूँ पहले क्या है क्या नहीं है। अभी मेरे पास पेशेंट आए थे लाल बाग के, अच्छा तो उनका पूरा जो डायमीटर था लंबर L4 L5 का पूरा 6 mm पे आ गया था, अच्छा यानी कि अच्छा खासा नर्व कंप्रेशन था। तो मैंने कहा कि आप सर्जरी कराइए, मतलब फिजियोथेरेपी से भी नहीं होने वाला। तो उसका एक लेवल रहता है इसको ठीक करने के लिए, और अगर वो सही समय पे आ जाते हैं तो रिकवरी हम दे देते हैं इसको, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सर, मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे फिजियोथेरेपी करवाने से क्या फायदा होता है, और अगर पेशेंट नहीं करवाता है जी तो क्या नुकसान होने की संभावना रहती है? जी बिल्कुल सर। देखिए फिजियोथेरेपी अगर पेशेंट को डॉक्टर ने एडवाइस किया है या अपने मन से पेशेंट ने एडवाइस भी किया है वो नहीं कराता है, तो उसको नुकसान ही नुकसान झेलने पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, नी अर्थराइटिस की बात करूं, डॉक्टर ने घुटने में तकलीफ है उसको, अर्थराइटिस फर्स्ट ग्रेड में स्टार्टिंग में उसको अर्थराइटिस की समस्या आ रही है और डॉक्टर ने एडवाइस किया और वो नहीं करा रहे हैं किसी कारण से, तो उनका जो नी जॉइंट है, जो कार्टिलेज है, वो और डैमेज होता चला जाएगा समय के साथ साथ। अच्छा मतलब उसको नुकसान ही होना है पेशेंट को। अच्छा या फ्रोजन शोल्डर है, डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी अर्ली स्टेज में है, फर्स्ट ग्रेड में है, आप थेरेपी करा लीजिए, नहीं कराता है तो वो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में चला जाता है, यानी अच्छा। पेशेंट को नुकसान होता है। अगर वो करा लेते हैं सही समय पे हम्म, तो उनको जो भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं एज के हिसाब से, तो वो तकलीफ़ों से उनको मुक्ति मिल जाती है, यानी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी, हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। अब हमेशा के लिए मैं बोलूँ, जैसे कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया था, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद आते हैं या 2 साल बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फिर से पेन हो रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको लाइफ टाइम एक्सरसाइज करनी है, जो बिल्कुल हमने सिखाई है वो लाइफ टाइम करनी है। कई पेशेंट मेरे ऐसे हैं जो 10 साल पुराने पेशेंट हैं, घुटने के दर्द के लिए आए थे, वो अभी तक एक्सरसाइज करते हैं, कभी मिलते हैं बताते हैं डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक किया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या डेली? बोलते हैं हाँ मैं अभी तक डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उनको कोई पेन नहीं है। क्या बात है। जी तो अब जैसा सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि पोस्ट सर्जरी जी के बाद जो फिजियोथेरेपी करना रहती है और किसी कारणवश व्यक्ति अपने जैसे नी रिप्लेसमेंट करवाया और पोस्ट थेरेपी नहीं करवाता है, हम्म तो उसको क्या नुकसान होने की संभावना रहती है? क्योंकि अब नी रिप्लेसमेंट किया है हम्म और थेरेपी नहीं ली है, तो क्या जी। पॉसिबिलिटी रहती है उसकी? उसमें पॉसिबिलिटीज़ पेशेंट का नुकसान ये होता है कि उसकी थेरेपी के सर्जरी के बाद में उसको जो मसल्स रहती हैं, खासकर जो नी को सपोर्ट करते हैं, जो पिलर मसल्स रहते हैं, क्वाड्रिसेप्स हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गया, अडक्टर मसल्स रहेंगे, ये सारी क्या है, नी को चारों तरफ से ग्रिप करके रखते हैं। अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं तो घुटने की स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, तो पेशेंट को ज़िंदगी भर लचक रहेगी चलने में, और पेन भी बना रहेगा, अच्छा पेन भी बना रह सकता है। या हिप जॉइंट की सर्जरी कराई है उसने, तो हिप जॉइंट में भी जो ग्लूटेल मसल्स हैं, जो अबडक्टर मसल्स हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, पेशेंट क्या सोचता है कि मैंने ऑपरेशन करा लिया, मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, सही उसको सही, फिजियोथेरेपी कराना ही चाहिए, बिल्कुल जैसी कंडीशन है महीना 1.5 महीना कराना ही चाहिए। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, गांव खेड़े के हैं या जो हैं, सर्जरी के बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो उनका पैर पूरी तरह से जकड़ गया, यानी कि उनको रीसर्जरी करनी पड़ रही है। अच्छा हाँ, कई पेशेंट ऐसे भी हैं हमारे पास जो आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आप दोबारा से सर्जरी कराओ, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो बहुत सकता बड़ा है। नुकसान हो जाता है उसका, पेशेंट का, इसलिए कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, सही है। जैसे टेंस मशीन होती है, टेंस मशीन से हम, जैसे पेशेंट को किसी को न्यूरोपैथिक पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, तो टेंस मशीन काफ़ी इफेक्टिव रहती है। अच्छा किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, जैसे कि टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, नी जॉइंट पेन, स्पोर्ट इंजरी, स्प्रेन, लिगामेंट इंजरी जो भी रहती है, उसमें अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा शॉर्ट वेव डायथर्मी की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे किसी को शियाटिका वगैरह है, क्रॉनिक पेन है, नर्व रूट कंप्रेशन का पेन है, या नी अर्थराइटिस है, उसमें हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा अभी नई एडवांस टेक्निक आई है, लेज़र टेक्निक आई है, तो जैसे कुछ केस ऐसे रहते हैं, जैसे टेनिस एल्बो हो गया, या दूसरे कुछ केस रहते हैं, टेल बोन पेन हो गया, तो
स्पेशली अगर मैं टेल बोन पेन की बात करूँ तो उसमें लेज़र का बहुत अच्छा इफेक्ट है। जैसे मेरे पास पेशेंट आया था तो मैंने उसको लेज़र से, उसका 3 महीने पुराना पेन था, मैंने ओनली 7 सिटिंग में उसका टेल बोन पेन का पूरा पेन ख़त्म हो गया। बहुत बढ़िया। जी और जैसा आपने बताया कि और भी जो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे ड्राई नीडलिंग हो गया। ड्राई नीडलिंग में एक ड्राई नीडलिंग तब लगाते हैं जब पेशेंट को सोने में गर्दन अटक जाती है या फिर किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में उसको मसल मूवमेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो हम उसमें ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाता है, तो हम ड्राई नीडलिंग को लगाते हैं। कपिंग थेरेपी रहती है, स्टिफनेस जैसे आ जाती है तो उसको भी हम उसमें लगाते हैं। हिजामा वगैरह हो गया, तो ये सब बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मैनुअल थेरेपी है, जैसे मैनुअल थेरेपी में जो डिस्क बल्ज हो जाता है, पीछे की तरफ खिसक आती है, तो उसको हम वापस से उसको मैनुअल तरीके से सेट करते हैं। एक्सरसाइज रहती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। सर मुझे बताएंगे कि जैसा आपको इतना समय हो गया है और जी। आप वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस है, तो बुरहानपुर में आपका क्लिनिक, आपका सेंटर है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास में आते हैं? जी, मेरे यहाँ पे सर यहाँ पिपरिया पड़ता है, कोई एरिया है खंडवा के आगे। अच्छा। पिपरिया है, वहाँ से पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट को ठीक किया था, बेल्स पेल्सी था उनको, फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक भेजा, उनको अच्छा रिलीफ है। और इसके बाद खंडवा से एक टेनिटस का पेशेंट था, उसको भी रिलीफ अच्छा खासा मिला है खंडवा से। और इधर भुसावल से भी पेशेंट आए हमारे पास। और उसके बाद जितने भी 20-25 किलोमीटर बुरहानपुर के डायमीटर में जो भी गांव आते हैं, शाहपुर हो गया, तांदली हो गया, बिरोदा हो गया, जितने भी आसपास के एरिए हैं वहाँ सभी से पेशेंट आते हैं 20-25 किलोमीटर दूर से। बहुत बढ़िया सर। तो सर मुझे कुछ पेशेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आपके पास आने से, आपके ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गए? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे कुछ पेशेंट हैं जैसे ओम प्रकाश जैन करके हैं, हमारे इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा। ए सेक्टर में रहते हैं। तो उनको सीवियर डिस्क बल्ज था, लगभग जो डिस्क जो डायमीटर है 8 mm से भी नीचे चला गया था उनका। अच्छा। तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, तो उन्होंने पहले ट्रायल लिया थेरेपी का। मैं घर पे, मतलब उनका चलना ही मुश्किल था, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना भी बहुत मतलब पॉसिबल था ही नहीं। अच्छा अच्छा। जी, तो मैं 3 महीने घर पे थेरेपी की और लगभग 5 से 6 महीने मैंने लगभग 5 मंथ मैंने उनको क्लिनिक पे बुलाया, तब जाके उनको रिलीफ हो गया, नहीं तो उनका पूरा सर्जरी का प्लान बन चुका था। और इसके अलावा हमारे एक नाचनखेड़ा गांव है, वहाँ के एक पेशेंट थे, उनको बेल्स पेल्सी हो गया था। बेल्स पेल्सी यानी कि पूरी आंख बंद हो गई थी, आईब्रो ऊपर उठा नहीं पा रहे थे, मुंह टेढ़ा हो गया था उनका। अच्छा। जैसे लेफ्ट साइड होता, राइट साइड पूरा टेढ़ा हो गया था। तो फिर उनको मैंने पूरी तरह से 100% रिकवरी दी थी। और अभी कुछ 1 महीना पहले भी मैंने एक बेल्स पेल्सी मुँह की लकवी की फीमेल दादी आ रही थी, उनका मैंने अच्छा। स्टेटस डाला था, उनको भी मैंने लगभग 15-18 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक कर दिया था। अच्छा, जो आपने नाचनखेड़ा वाले पेशेंट का बताया, जी, उनको कितना टाइम लगा था ठीक होने में? उनको लगभग 12 से 15 दिन लग गए थे। अच्छा, 12 से 15 दिन। जी जी, इसमें ग्रेडिंग रहती है, 6 ग्रेड था, 6 ग्रेड का बेल्स पेल्सी था, उसको ठीक कर दिया था मैंने। अच्छा। जी और कोई ऐसे पेशेंट जो बहुत मतलब हालत जिनकी हाँ, खराब एक थी? पेशेंट इलेक्ट्रिक शॉक पे आए थे, उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, मतलब बिजली विभाग में काम करते थे वो। तो वो तांदली से, एक गांव पड़ता है तांदली यहाँ से, अच्छा। तो वो तांदली से वो आते थे। मतलब वो पेशेंट एक ऐसे थे जो मतलब बैठ ही नहीं पाते थे। अच्छा अच्छा। मतलब उनको गोद में, जब मेरा क्लिनिक गांधी चौक में था, तो पेशेंट उनको गोद में लाते थे और थेरेपी देते थे हम, और फिर गोद में ही वो ले जाते थे उनको। अच्छा। हाँ, तो उनकी फ़ोटो मैंने लगाई हुई है मेरे बैनर में। तो उनको मैंने पूरी तरह से 3 से 4 महीने के अंदर ठीक कर दिया था। मतलब वो उंगली भी नहीं हिला पाते थे अपनी। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा मतलब आपके पास ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो फिर खुद चलकर गए होंगे? खुद से चलने लगे थे वो, और खुद से खड़े भी हो पा रहे थे। मैंने जैसे बैनर में दिया हुआ है, खड़े भी हो गए थे और चलने भी लगे थे वो। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। जी जी, ऐसे बहुत से केस हैं। और जैसा आपको इतना साल बुरहानपुर में अपनी सेवाएं देते हो चुका है, जी तो बुरहानपुर के कुछ जाने माने लोगों के बारे में आप बताएंगे जिनको आपने ट्रीट किया हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे गट्टानी साहब हैं, डॉक्टर गट्टानी, बच्चों के डॉक्टर हैं। उनको भी थोड़ा गर्दन में नस वगैरह दब गई थी, तो सीवियर पेन होता था। अच्छा। और डॉक्टर मुद्रा सर हो गए उनको, और उनकी जो और इसके अलावा डॉक्टर दरमन टोके सर हैं, उनको भी हाथ में तकलीफ आई थी, फ्रैक्चर वगैरह हुआ था। वो तो एक नॉर्मल सा ही रहता है, हालांकि पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस आ जाती है,
लेकिन उनको भी ठीक किया था मैंने। और डॉक्टर श्रोती सर हैं बुरहानपुर के, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अच्छा अच्छा। उनका भी मैंने ट्रीटमेंट किया है। इसके अलावा कुछ आईएएस जो ऑफिसर्स रहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं, और इन लोगों का मैंने इलाज किया है। इनके अलावा जो 2014-15 में टीआई थे लाल बाग के, अच्छा मिश्रा जी थे, उनका इलाज किया है। और उसी समय में हमारे बुरहानपुर में सीएसपी साहब थे, भगवत सिंह बिरदे जी, उनको भी लो बैक पेन की समस्या थी, जो अभी प्रेजेंट में एसपी बन चुके हैं, जो शायद इंदौर में हैं। और इसके अलावा जो टीआई साहब थे उस समय 2014-15 में ये शाहपुर के जो टीआई साहब थे, ये सभी लोग हमारे यहाँ पे आते थे। इसके अलावा जो हमारे पूर्व में जो लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान साहब थे, उनका भी इलाज किया है। जब अभी लास्ट टाइम में वोटिंग के लिए नेपाल नगर वगैरह गए हुए थे, उस समय जो तकलीफ़ थी उनको, मस्कुलर प्रॉब्लम आ गई थी, इन लोगों का इलाज किया है मैंने। और साथ में जो पूर्व महापौर थे हमारे, जो श्री अनिल भोसले जी, जो हमारे पूर्व महापौर थे, उनको भी इशू था, उनको भी ठीक किया है मैंने। जी, और अभी प्रेजेंट में अभी की बात है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो कि अभी आई हॉस्पिटल जो बुरहानपुर का है, अच्छा उसमें पोस्टेड है, अच्छी पोस्ट पे पोस्टेड है। अब वो अभी भोपाल से सर्जरी करके आए थे। अच्छा। एशियन लिगामेंट टियर हुआ था, साथ में मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस इंजरी, यानी कि डबल इंजरी थी उनको, एशियन लिगामेंट इंजरी और मीडियल मेनिस्कस इंजरी थी। तो उनकी पूरी फिजियोथेरेपी की है मैंने, अभी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। जी सर थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि आज के स्टूडेंट जो फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे? जी, मैं एडवाइस यही दूंगा कि बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको दूसरी ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा है, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीबीएमएस हो गया, वो भी ब्रांच अच्छी है, अगर मिल जा रही हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये मॉडर्न जो समय चल रहा है जो भी, तो इसमें फिजियोथेरेपी की नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल क्या है, लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं मेडिसिन को लेके। मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, मेडिसिन तो जैसे कोई बीमारी हो गई है तो लेना ही है, लेकिन कुछ बीमारियाँ, डिजीज़ ऐसी रहती हैं जो हम बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर बहुत अच्छी ब्रांच है लोगों के लिए, और इसमें आगे जाके स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल करें, बहुत अच्छी ब्रांच है, और आगे फ्यूचर में इसका भविष्य जो है और अच्छा होने वाला है। बहुत बढ़िया सर, एक फाइनल मैसेज जी आप लोगों को देना चाहेंगे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा लोगों को फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। जैसे कई सारे लोग हैं जो अवेयर हो चुके हैं, कई सारे अभी भी ऐसे हैं बुरहानपुर शहर में या छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, जो अभी तक नहीं जानते कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। अच्छा। तो हाँ जी, फिजियोथेरेपी होती क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ रहती है, एक ऐसी मॉडर्न साइंस की ब्रांच है जिसमें आप बिना मेडिसिन के कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे सर्वाइकल पेन हो गया, फ्रोजन कंधा जाम हो गया, गर्दन, कमर में दर्द है, कमर में नस दब गई है, चीटी मूंगी आ रही है नीचे पैरों में, अच्छा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो पेशेंट को नहीं मालूम कि क्या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है। या कई हर घर में, अगर मैं बात करूं तो हर घर में एक या दो लोग ऐसे निकलेंगे जिनको किसी न किसी समस्या से परेशान है। चाहे वो उनको हील पेन हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि मेडिसिन से बचना चाहें, या आपको डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड है, और आप चाहते हैं कि और मेडिसिन ना खानी पड़े, तो आप तुरंत फिजियोथेरेपी के पास जाएं, और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जिसको 5 साल के ऊपर का अनुभव हो। बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको अच्छे से डायग्नोज कर पाएगा, आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, और आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। बिल्कुल सर। पेशेंटों से ये भी कहना है कि अगर किसी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया, चाहे वो घुटने की सर्जरी हो, चाहे वो जो कमर में डिस्क बल्ज हो जाता है, या गादी फट जाना, नस दब जाना, सब एक ही चीज़ रहती है, और डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि भाई आपको सर्जरी करना है या करवाना है, तो मेरा कहना उनसे ये है कि एक बार आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दें, एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट है उसको दिखा दें, उसका ओपिनियन ले लें। अगर वो थेरेपी के लिए बोलते हैं कि आप 15 दिन 20 दिन थेरेपी करा के देख लीजिए, आराम अगर नहीं मिलता है तो वो सर्जरी के लिए जा सकते हैं। अगर उनको 10-15 दिन में 20% भी रिलीफ मिलता है तो वो थेरेपी से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर 15-20 दिन ट्राई करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है, जी, अगर जी। आपको पेन में रिलीफ मिल रहा है
हाँ तो आपने बिल्कुल फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस जी। करना चाहिए, क्योंकि अगर 15-20 दिन में जैसा आपने बताया कि रिलीफ मिलता है, 20% भी रिलीफ मिलता है, तो अगर उसे वो आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो उन्हें तो रिलीफ बहुत मिलना ही है, रिलीफ मिल आगे रही है फिर। रिलीफ मिलना ही है। मतलब सर्जरी की पेन से वो बच जाएंगे। बच जाएगा, वो सर्जरी के पेन से बच जाएगा। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मैंने सर्जरी बचाई हैं, कई सारे पेशेंटों की मैंने बुरहानपुर में, अच्छा, जो अभी अच्छे से रह रहे हैं। बहुत और अभी बढ़िया। प्रेजेंट में भी कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो सर्जरी का बोला है, वो उनको अभी 70% 80% रिलीफ है। बहुत बढ़िया। जी मतलब आप दोनों तरह से पेशेंट का समय भी बचा रहे हैं, पैसा भी बचा रहे हैं, और उसको पेन में रिलीफ भी पेन दे से रहे हैं। रिलीफ, राहत भी मिल रही है। बहुत और बढ़िया। जो डर बना हुआ है पेशेंटों के बीच में सर्जरी का, वो डर भी निकला जा रहा है, निकल जाता है। निकल एक, क्योंकि जैसे किसी की सर्जरी हो जाती है तो वो कई सारे साइकोलॉजी से घिर जाता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा, वो काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो लाइफ टाइम परेशान करते हैं पेशेंट को। नेगेटिव शेड में चला जाता हाँ, है। नेगेटिविटी में चला जाता है। बिल्कुल सही है। जी तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी ठीक। लोगों को दी। फिजियोथेरेपी क्या होती है, उसके लिए जो अवेयरनेस आपने क्रिएट करी, उसके लिए आपका बहुत जी, बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच सर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।